सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी में यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड फिर से एक बार 4% के ऊपर जा चुकी है। सो अब क्या मतलब कोई नया चैप्टर फिर से इस पर्टिकुलर प्रेडिक्शन में लिखा जा रहा है क्या? वी डोंट नो। वैसे मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई 50 बेसिस पॉइंट्स के दो रेट कट हो सकते हैं। अभी भी वैसे लग रहा है, प्रोबेबिलिटी उसकी काफी ज्यादा है, बिकॉज अभी तक रिसेशन के टॉक्स कम नहीं हुए हैं। जेपी मॉर्गन ने भी कुछ प्रेडिक्शंस निकाले हैं। उन्होंने बोला है कि 35% चांस है कि यूएस रिसेशन में जा सकता है इन दिस कैलेंडर ईयर। मतलब टिल दिसंबर यूएस रिसेशन में जा सकता है, ऐसा जेपी मॉर्गन को लग रहा है। और उसका प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज है 35%। और नेक्स्ट ईयर मतलब अगर ये साल नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर तो श्योर मतलब 45% की प्रोबेबिलिटी है दैट यूएस विल गो इनटू अ रिसेशन। सो आई थिंक बहुत सारी डिस्कशन हो रहे हैं कि क्या फेडरल रिजर्व बिहाइंड द कर्व चल रहा है। जो वेट किया है फेडरल रिजर्व ने कि भाई जो फोकस किया गया था कि नहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ग्रोथ और जॉब मार्केट में उनको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा था। और सडनली फ्रॉम 3.7% टू 4.3% तक जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट चला जाता है तो वहां पे फिर पैनिक रिएक्शंस एटलीस्ट मार्केट की तरफ से तो आने शुरू हो जाते हैं। और उसी तरीके से जो रेस्पॉन्स है फेडरल रिजर्व की तरफ से जो कमेंट्री आ रही है, अब वो रेस्पॉन्स भी उसी तरीके से आ रहा है कि हाँ शायद हम कर सकते हैं, रेट कट्स कर सकते हैं। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आर नॉट दैट गुड। सो वो सारी चीजों पे अब डिस्कशन फिर से एक बार ज्यादा होना शुरू हो चुका है। अब एग्जैक्टली कब क्या होता है ये देखना जरूरी होगा। और उसके बाद हमने कल भी जो डिस्कशन किए थे, बैंक ऑफ जापान ने बोला है कि ये जो पॉलिसी हाइक हुई है, दिस इज नॉट अ पॉलिसी विच वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फॉर। मतलब वो नॉर्मली कैसे माना जाता है, मतलब कि मार्केट ने इतना निगेटिवली रिएक्ट क्यों किया है कि एक बार सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं ना, या तो रेट बढ़ाते हैं या फिर रेट कम करते हैं ना, तो वो एक एक्शन पे नहीं रुकते। नॉर्मली अगर बढ़ा रहे तो वो बढ़ाते जाते हैं और घटा रहे तो घटाते जाते हैं। दैट्स व्हाट वी हैव सीन हैपनिंग इन दी पॉलिसी एक्शंस फ्रॉम द सेंट्रल बैंकर्स, एंड दैट्स व्हाई मार्केट्स रिएक्टेड सो एग्रेसिवली। और अब बैंक ऑफ जापान बोला कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई हमारा पॉलिसी वो नहीं है। We will wait for the GDP growth to grow. We will wait for the inflation to be there for some time, and then we will have that stand. तो फिर एक क्यों लिया? एक पॉलिसी हाइक का रेट हाइक करके आपने क्या अचीव कर लिया उस तरीके से? तो ये भी सारे फैक्टर्स है। अब उन्होंने बोला है, मतलब आई थिंक अब थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल मोड में वो चल रहे हैं। अब डैमेज सही में मतलब मार्केट की रिएक्शन को डैमेज मानना चाहिए क्या? आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। So normally central bankers should not focus too much on the market movements. They should focus on the overall economic या macro economics पे उन्होंने ज्यादा फोकस करना चाहिए। बट ठीक है, एक दिन आप हॉकिश हो रहे हो, एक दिन आप डॉविश हो रहे हो, तो आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड थिंग फ्रॉम दी इकोनॉमी मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा लगता है दैट्स व्हाट द कमेंट्री इज आल्सो कमिंग आउट टू बी। सो लेट्स सी अब एग्जैक्टली यहाँ से आगे क्या क्या होता है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, और इंडियन इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग। उसके हाइलाइट्स देखेंगे जो कल हुई थी 8 अगस्त 2024 को। तो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन क्या रहा? इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रहा रेपो रेट्स अनचेंज रहे एट 6.5%। और जो आरबीआई का फोकस है, दैट फोकस रिमेन्स ऑन विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है? ये जो सरप्लस मनी सप्लाई है, जो इन्फ्लेशन को थोड़ा सा ज्यादा मतलब सपोर्ट कर रहा है, सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, यही स्टांस आरबीआई कंटिन्यू रखेगा। जब तक इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल में नजर नहीं आता है तब तक रेट कट्स नहीं किए जाएंगे, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ाया नहीं जाएगा। सो दैट इज द थिंग। इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्रोजेक्शंस दिए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 द प्रोजेक्शंस फॉर रिटेल इन्फ्लेशन दैट इज सीपीआई इज 4.5%। एक बड़ा एजम्पशन उन्होंने यहाँ पे लिया है कि नॉर्मल मॉनसून अक्रॉस इंडिया होगा, ये उन्होंने बोला है, या फिर अबव नॉर्मल जो डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी वही बोला है।
पेस ऑफ डिस इन्फ्लेशन जो है वो अनइवन है एंड स्लो है, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है। सो दैट्स व्हाई ये जो इन्फ्लेशन कंट्रोल पे ही फोकस है ना, तो वो जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का ये स्टांस कंटिन्यू करना, इसका मतलब ही यही है कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन कम होना चाहिए, जिस तरीके से डिसइन्फ्लेशन आना चाहिए, पेस जो है वो अनइवन है और स्लो है। सो आरबीआई वांट्स दैट पर्टिकुलर थिंग टू बी मोर इवन एंड लिटिल मोर फास्टर, जो इन्फ्लेशन फॉल होना चाहिए। ग्रोथ का आउटलुक क्या दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? ग्रोथ का आउटलुक है 7.2% फॉर कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर 25, जिसमें क्वार्टर वन का तो 7.1% का नंबर प्रोजेक्शंस आ रहे हैं, Q2 7.2%, Q3 7.3% एंड Q4 7.2%। तो ऐसा सब अगर हम एवरेज निकाल लेंगे तो 7.2% का ग्रोथ का टारगेट है FY25 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अब बैंकिंग और लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ऑब्जर्वेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रखे हैं। सबसे बड़ा कंसर्न उन्होंने रेज किया है कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो अच्छी नहीं आ रही है। जिस तरीके से क्रेडिट ग्रोथ हो रही है उसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 600 से 700 बेसिस पॉइंट कम ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट्स में हो रही है। और अगर यही कंटिन्यू रहा सो देन आरबीआई फील्स दैट कि बैंक्स आर एक्सपोज टू लिक्विडिटी इश्यूज एंड दैट्स नॉट अ गुड साइन। सो वहां पे थोड़ा सा मतलब डिपॉजिट गार्नरिंग पे, हाउस होल्ड सेविंग्स गार्नरिंग पे बैंक्स ने और ज्यादा फोकस करना चाहिए, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लग रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक चीज बोली है, जिस तरीके से टॉप अप होम लोन्स दिए जा रहे हैं या फिर गोल्ड लोन्स दिए जा रहे हैं, तो उसका एंड यूज क्या हो रहा है, इसका रिव्यू करने का भी एक डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सारे बैंक्स को दिया है। बिकॉज ये लोन्स पे बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब फोकस बैंक्स वगैरह का भी बहुत चल रहा था, और अल्टीमेटली ये पैसा जो उठाया जा रहा है वो सही में कहाँ यूज हो रहा है, ये रिव्यू करना ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बैंक्स को बोला है। अब कुछ स्ट्रक्चरल मेजर्स भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पे डिक्लेयर किया है, जिसमें चेक क्लियरेंस साइकिल उन्होंने काफी डिक्रीज कर दी है फ्रॉम 2 वर्किंग डेज टू फ्यू आवर्स। अब वो कितने एग्जैक्टली फ्यू आवर्स है ये नंबर अभी तक तो सामने नहीं आया है, बट फ्यू आवर्स मतलब उसी दिन चेक क्लियर हो जाएगा आपका और पैसे जिसको आपने दिया है चेक उसके अकाउंट में चले जाएंगे। सो दैट इज अ गुड थिंग, ऐसा यहां पे लगता है। टैक्स पेमेंट की जो लिमिट है वाया यूपीआई वो उन्होंने बढ़ा दी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, फ्रॉम 1 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज। आई थिंक दैट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। और जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होता हुआ हम देख रहे हैं। और भी क्या बोला है उन्होंने स्ट्रक्चरल मेजर में, लेंडर्स रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन टू सीआईसी। सीआईसी क्या होता है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जैसे कि सिबिल वगैरह होती है। तो इनको फोर्टनाइटली बेसिस पे लेंडर्स को ये इंफॉर्मेशन देनी होगी, मतलब स्पेसिफिकली कोई लोन का ईएमआई डिफॉल्ट हुआ है तो इमीडिएटली वो रिपोर्ट होना चाहिए, सो दैट ऑटोमेटिकली मतलब वो स्कोर वहां पे अपडेट हो जाना चाहिए। सो क्रेडिट हिस्ट्री अपडेशन शुड बी फोर्टनाइटली, वो थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव उन्होंने करने का यहाँ पे बोला है। सो दिस वाज रिलेटेड टू इंडियन इकोनॉमी। अब स्टॉक मार्केट या स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें निफ्टी 50 का रेजिलियंस के बारे में बात करेंगे कंपेयर टू दी अदर ग्लोबल मार्केट्स, जहां 52 वीक हाई से काफी ज्यादा फॉल हो चुके हैं। निकी जो जापान का इंडेक्स है, जुलाई 11 को इसने 52 वीक हाई का नंबर अचीव किया था 42,224, और लास्ट जो मतलब क्लोज था इस इंडेक्स का, दैट वाज 34,824, मतलब 18% का फॉल वहां पे देखा गया है। हैंगसेंग में 14% का फॉल देखा गया है, नैस्डैक कंपोजिट में 13% का फॉल देखा गया है, सीएसई 40 में 12% का फॉल देखा गया है, कॉस्पी में 11% का फॉल है, S&P 500 में 8% का फॉल है फ्रॉम द 52 वीक हाई लेवल्स, डाउ जोन्स में ये फॉल 6% का है। और ये सारे इंडेक्स के कंपैरिजन में निफ्टी 50 यानी कि अपना जो लार्ज कैप इंडेक्स है उसका जो फॉल है वो मात्र 3% का है। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है? तो ओवरऑल बुलिशनेस इंडिया पे काफी ज्यादा लग रहा है, जिस तरीके से जीडीपी का ग्रोथ कंटिन्यू हो रहा है इंडिया में, आई थिंक दैट इज गिविंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट फॉर द मार्केट।
प्लस जो रिटेल इनफ्लोज है थ्रू म्यूचुअल फंड्स बोलिए या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स बोलिए, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग है। एसआईपी की बुक भी हमने देखी है, मोर देन 20,000 करोड़ रुपीज की बुक है, कंसिस्टेंटली पैसा वहां पे आ रहा है। ईपीएफओ की तरफ से भी जो ईटीएफ्स में पैसा आता है वो भी फ्लोज काफी स्ट्रांग है। तो ये सारे फैक्टर्स है, दे आर एक्चुअली सपोर्टिंग आवर मार्केट्स। प्लस हमारे मेजर इंडाइसेस में टेक्नोलॉजी कंपनीज का पार्टिसिपेशन काफी कम है। और टेक का मतलब मैं प्रोडक्ट टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, नॉट सॉफ्टवेयर, मतलब टिपिकल अपना जो सर्विसेज टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस, इसलिए वो बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं गए हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट कमिंग डाउन ऑल्सो हेवीली। सो ये सारे फैक्टर्स है। विजाविज बाकी जो इंडाइसेस है जो गिरे हैं बहुत ज्यादा, तो वहां पे टेक का जो पार्टिसिपेशन है वो काफी ज्यादा है। एक्सेप्ट मतलब जापान में जो हुआ है, आई थिंक दैट वाज मेजरली फ्रॉम दी पॉलिसी डिसीजंस टेकन बाय दी देयर सेंट्रल बैंक। बाकी आगे क्या हो सकता है, तो आई थिंक Q1 के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए, अर्निंग्स पर शेयर इंप्रूव हो रहा है, बट जो डेवलप मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, इलेक्शन क्वार्टर होने की वजह से थोड़ा सा वहां पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम था, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ पे भी हम देखेंगे एंड अर्निंग्स ग्रोथ पे तो हमने देखना शुरू भी कर दिया है। अब म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे कि कहां कहां म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां कहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसका कौन से वो सेक्टर्स है जहां पे दोनों ओवरवेट है या दोनों अंडरवेट है या कोई ओवरवेट है कोई अंडरवेट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं ऐसे कौन से सेक्टर्स है जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी ओवरवेट है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स भी ओवरवेट है। उसमें इंडस्ट्रियल्स आता है, ये सेक्टर आता है, हेल्थ केयर सेक्टर आता है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर आता है एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर आता है, एनबीएफसी सेक्टर भी उसमें आता है। तो ये सारे जो सेक्टर्स है जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर ओवरवेट। विच आर दी सेक्टर्स जहां पे दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अंडरवेट अभी नजर आ रहे? फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड वन इज मेटल्स, थर्ड वन इज कंज्यूमर स्टेपल्स एंड फोर्थ वन इज एनर्जी। तो ये सेक्टर्स पे दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अंडरवेट है। अब कुछ सेगमेंट्स है जहां पे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर ओवरवेट बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अंडरवेट, जिसमें ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी में डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर ओवरवेट बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अंडरवेट, और सीमेंट में भी म्यूचुअल फंड्स आर ओवरवेट बट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर अंडरवेट। अब कौन से सेक्टर से जहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओवरवेट है और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स अंडरवेट है, तो उसमें बैंक से सेगमेंट आता है जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर एग्रेसिवली बाइंग बैंक स्टॉक्स बट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स आर अंडरवेट ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट। और ये ओवरवेट कितना है एफआईआई की तरफ से? सो दैट इज अराउंड मतलब आप 4% का ओवरवेट आप बोल सकते हो एफआईआई ऑन बैंकिंग सेक्टर। बट अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो अराउंड -1 -2% पे बैंक्स में म्यूचुअल फंड्स आर अंडरवेट। तो ये रहा रिगार्डिंग मार्केट। अब कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। आयशर मोटर्स के रिजल्ट्स आए, नेट प्रॉफिट इज अप बाय 20%, द नंबर इज 1,102 करोड़ रुपीज, रेवेन्यू इज अप बाय 10%, टोटल सेल्स अगर हम देखते हैं 1.1% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर -0.1% से नीचे आए हैं। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से 10% का रेवेन्यू बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.2% से रेवेन्यू बढ़ा है। एबिटा के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो एबिटा इज अप बाय 14% ईयर ऑन ईयर, 3.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन्स की अगर हम बात करेंगे तो 90 बेसिस पॉइंट से ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन्स में कोई चेंज नहीं है। सो दैट्स हाउ नेट प्रॉफिट इज अप बाय 20% ईयर ऑन ईयर एंड 2.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं डोमेस्टिक मोटरसाइकिल्स में 125 सीसी से ज्यादा का जो मोटरसाइकिल्स है उसमें रॉयल एनफील्ड का जो शेयर है मार्केट शेयर, दैट इज 26.6%। अराउंड 2 years बैक दिस पर्टिकुलर मार्केट शेयर वॉज 29.7%, वहां से ये ऑलमोस्ट 3.1% से गिरा है। अगर ओवरऑल मोटरसाइकिल्स में मार्केट शेयर की बात करेंगे, सो फ्रॉम 7.2% ऑफ ऑल टाइम हाई नंबर टू 6.4% पे रॉयल एनफील्ड का ओवरऑल मोटरसाइकिल सेगमेंट में ये नंबर आया है। देयर आर फ्यू न्यू लॉन्चेस जैसे कि गुरिल्ला 450, ये नया लॉन्च आया है। सो कंपनी इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लॉन्च। अब देखते हैं
क्या क्या कैसे ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। अगर वॉल्वो की गाड़ियों के बारे में बात करेंगे तो वहां पे जो रेवेन्यू की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर 2% की है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19% से रेवेन्यू यहाँ पे घटा है। नेट प्रॉफिट के नंबर्स बिकॉज ऑफ फ्यू एडजस्टमेंट्स हैव इंक्रीज्ड, बट ओवरऑल एबिटा नंबर्स वन ईयर ऑन ईयर 1% से डाउन है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 21% से डाउन है। तो ऑपरेशनली नॉट वेरी अट्रैक्टिव क्वार्टर ये आइशर मोटर्स के लिए रहा। अब नेक्स्ट कंपनी है जिसके रिजल्ट्स को देखेंगे वो है एबीबी। एबीबी इंडिया के नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़े हैं 50% से। द प्रॉफिट नंबर इज 443.5 करोड़ रुपीज। सो ये Q2 कैलेंडर ईयर 24 का है, बिकॉज दे फॉलो कैलेंडर ईयर्स ऑफ फ्रॉम जैन टू दिसंबर एज देयर फाइनेंशियल ईयर। ऑर्डर्स क्या कितने बड़े हैं? 13% से ऑर्डर्स बढ़े। द ऑर्डर्स 3,435 करोड़ रुपीस के आए हैं। ऑर्डर बैकलॉग अगर हम देखेंगे सो दैट हैज आल्सो गॉन अप बाय 23%। द ऑर्डर बैकलॉग इज एट 9,517 crore rupees. Revenue for this quarter is 2,831 crore rupees, which is up by 13%. PBT is up by 51%. Profit after tax is up by 50%. तो यहाँ पे ओवरऑल ऑर्डर्स रिसीव्ड में 13% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे फॉल हुआ है। ऑर्डर बैकलॉग ईयर ऑन ईयर 23% से बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 7% से बढ़ा है। EBITDA numbers have gone up by 55% year on year, quarter on quarter. EBITDA is down by 4%. The best part about this particular quarter is the EBITDA margin expansion. Year on year, the margins have gone up by 520 basis points. तो 19.1% का मार्जिन रहा लास्ट क्वार्टर में। लास्ट मतलब सिक्वेंशियली द मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड बाय 80 basis points. नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 50% से बढ़ा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर द नेट प्रॉफिट इज डाउन बाय 4%. सो ओवरऑल आई थिंक ऑर्डर बैकलॉग काफी अच्छा है, विच गिव्स अ गुड अर्निंग विजिबिलिटी। ऑल्सो मार्जिन्स आर इंप्रूविंग, दैट्स अ रियल पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी। अब नेक्स्ट रिजल्ट है एलआईसी का। एलआईसी के भी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 9%। द नंबर इज एट 10,544 crore rupees. सो यहाँ पे 21% से एपी यहाँ पे बढ़ा है। द नंबर इज एट 11,560 crore rupees. सो ओवरऑल सॉल्वेंसी रेशियो अगर हम इस इंश्योरर का देखते हैं तो 1.99% का है इन Q1 FY25। कंपेयर टू लास्ट ईयर इट हैज इंक्रीज बाय 10 basis points. ओवरऑल एक्सपेंस रेशियो जो कंपनी का है वो 98 basis points से डिक्रीज हुआ है, फ्रॉम 12.85% to 11.87%. The gross non-performing asset quality of LIC for the quarter was 1.95% compared to last year's same quarters of 2.48%. So overall, I think यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा आया है, बट growth के numbers are not that attractive, but valuations are also not that expensive. So from that particular point of view, I think this is also one company earning visibility के point of view से अगर हम देखते हैं तो काफी मतलब लॉन्ग टर्म मतलब पोटेंशियल है अर्निंग विजिबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल कंपनी का। परसिस्टेंसी रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे सो 13 मंथ का जो परसिस्टेंस रेशियो है वो यहाँ पे 72.35% है कंपेयर टू 75.1% लास्ट अर्लियर वन। एंड फॉर 61 मंथ जो परसिस्टेंसी है वो वाज एट 58.41% वर्सेस 59.25%। तो यहाँ पे परसिस्टेंसी रेशियो डिक्रीज हुआ है। आई थिंक अवेयरनेस अबाउट इंश्योरेंस नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो दिस इज गोइंग टू प्ले, वो थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पे रहेगा इन सारी कंपनीज को, ऐसा यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें लगता है। सो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एंड अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा investindia.in को विजिट करके। अट्रैक्टिव ऑफर्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। कॉम्बो ऑफर्स या 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो तो डिस्काउंट ऑफर्स काफी अट्रैक्टिव हो सकते हैं आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।